Welcome, students and listeners. During this meeting, I am going to discuss about the concept of the value innovation, generic business level strategies, market segmentation, and blue ocean strategy. So let's start. So value innovation, that means greater differentiation at a lower cost. So the efficiency frontier is not static. It is continuously being pushed outwards by the efforts of the manager to improve their firm's performance through innovation. Value innovation is what happens when innovation pushes out the efficiency frontier in an industry, allowing for greater value to be offered through superior differentiation at a lower cost than was previously thought possible. And when a company is able to pioneer process innovation that lead to value innovation, it effectively changes the game in an industry and may be able to outperform its rival for a long period of a time. For instance, there is an example of a Dell company. The Dell company जब 2000 के अंदर वो उन्होंने ये अपना मॉडल लेकर आए, where they are providing a customized computers according to the needs of a consumer at their place. So that's a different kind of a business model. और ये बिजनेस मॉडल जिसके अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को और लैपटॉप को उन्होंने इस प्रोसेस को इनोवेट किया और उसके अंदर नए प्रोडक्ट फीचर्स भी ऐड ऑन किए और एक सप्लाई चेन का सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया थ्रू इट दे आर एबल टू प्रोवाइड दीज लैपटॉप एंड द कंप्यूटर टू द कंज्यूमर. तो इसकी वजह से इंडस्ट्री का जो एफिशिएंसी फ्रंटियर कर्व था वो पुश हो गया, इट मूव फॉरवर्ड. और जब वो मूव फॉरवर्ड हुआ तो डेल जो है इस केस के अंदर इस मार्केट सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडर बन गया और उनकी सेल्स भी इंक्रीज हो गई. जब उनकी सेल्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो ना सिर्फ उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हुई और उनकी सेल्स इंक्रीज हुई, बल्कि उनकी ओवरऑल कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो गई. तो वैल्यू इनोवेशन कहते हैं कोई ऐसी प्रोसेस में इनोवेशन हो जाए या प्रोडक्ट में इनोवेशन हो जाए जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री को एडवांटेज मिल जाए बाकी अपनी कंपटीशन के केस में. लाइक इन केस ऑफ टोयोटा और होंडा. जब टोयोटा और होंडा जापानीज गाड़ियां जब गई हैं अमेरिका के अंदर, जो प्रोसेस इनोवेशन टोयोटा ने की है अपने लीन प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो रिड्यूस हो गया. तो अमेरिकन कंपनीज को उसको कैचअप करने के अंदर अपनी असेंबली लाइन और सारी चीज़ों को चेंजेस करने में बहुत सारे साल लग गए, जिसकी वजह से कंपनी की टोयोटा की इस वैल्यू इनोवेशन की वजह से टोयोटा की बहुत प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो इंक्रीज हो गई. तो सुपीरियर डिफरेंशिएशन एट लोअर कॉस्ट, जब डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो डिफरेंशिएशन के ऊपर उनकी कॉस्ट इनकर होती है वो स्प्रेड आउट हो जाती है और उस स्प्रेड आउट होने की वजह से ओवरऑल कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ जाती है. तो वैल्यू इनोवेशन इन द, आप फिगर 5 में देख सकते हैं, वैल्यू इनोवेशन इन द पीसी इंडस्ट्री उन्होंने बताई है. इस तरह आइकिया, वैल्यू इनोवेशन इन द फर्नीचर रिटेलिंग. So IKEA is a privately held furniture retailer or the world largest furniture retailer in 2014. IKEA had 361 stores around the globe and 164,000 employees and revenues in excess of 30 billion euros and 861 million customer visit to its store. So IKEA strategy have helped it to stay ahead of its competitor, and it has a different way of doing the business, how it basically reduce the different intermediaries in the business. जिस तरह उन्होंने रिडक्शन की, कॉस्ट की रिडक्शन की और किस तरह वैल्यू को एनहांस किया. तो आईके की एग्जांपल जो है वो एक बड़ी डिफरेंट है इस हवाले से, फर्नीचर के हवाले से, कि उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक नई इनोवेशन के ज़रिए से कैसे उन्होंने जो है वो बीच में जो मतलब ट्रेडिशनल, अगर आप फर्नीचर ऑर्डर करने के लिए जाएं, पहले आप जाएंगे, वहाँ सेल्समैन होगा, आपको सैंपल दिखाएंगे, फिर आप ऑर्डर करेंगे, फिर आपको कुछ दिनों के बाद जाके वो फर्नीचर मिलेगा. जबकि आइकिया के केस में जो बिग बिग उनके शोरूम हाउसेज हैं, वहाँ आप जाते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स को देखते भी हैं और प्रोडक्ट्स को आपको फौरी तौर पे वहाँ डिलीवर भी हो जाती हैं और वो घर जाके आप मैन्युफैक्चर भी कर उसको असेंबल कर लेते हैं. तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था आइकिया के केस में. तो वैल्यू इनोवेशन हुई है फर्नीचर रिटेलिंग के अंदर.
ओके, तो ये वैल्यू इनोवेशन मैं पीसी इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहा था कि डेल कंपनी ने कैसे, जो कि पहले एफिशिएंसी फ्रंटियर कर्व में जो था वो आईबीएम, कॉम्पैक और एप्पल से पीछे थे, लेकिन वो एफिशिएंसी फ्रंटियर कर्व जो है वो पुश हो गया। पुश इसलिए हो गया कि डेल ने जो था मॉडल जो था उसके अंदर चेंजेस लेकर आया, और उसके अंदर जो कस्टमाइज्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड कंप्यूटर के हवाले से, और अपना सप्लाई चेन का नेटवर्क क्रिएट करना ताकि कंज्यूमर के एंड तक पहुंच जाए वो चीज़ें। तो इसकी वजह से एफिशिएंसी फ्रंटियर कर्व जो था वो पुश हो गया पीसी इंडस्ट्री में, और इसका ये एक वैल्यू इनोवेशन थी। और वैल्यू इनोवेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के साथ भी लिंक करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हु आर आवर कस्टमर्स मार्केट सेगमेंटेशन के हवाले से। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बिगिन विद द customer. It start with deciding who the company is going to serve, what need or desire it is trying to satisfy, and how it is going to satisfy those needs and desire. And one of the fundamental questions that company faces is whether to recognize differences in customers, and if it does, how to tailor its approach depending on which customer segment or segments it decides to serve. The first step towards answering this question is to segment the market according to differences in customer demographic needs and desire. So that is the fundamental question, to know your customer and to decide what are their needs and desire and how you are going to serve those needs and desire. The first step is the market segmentation in that regard in order to understand your customers. The market segmentation refers to the process of subdividing a market into clearly identifiable groups of customers with similar needs, desire, and demand characteristics. Customers within these segments are relatively homogeneous, but they differ in important ways from customers in other segments of the market. आप मार्केट आप डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। कोई भी आपकी बेस हो सकती है मार्केट सेगमेंटेशन के हवाले से। ये सब आप कर सकते हैं डिवाइड। Companies have three kind of strategies regarding the market segmentation. Three basic kind of strategies. First is chooses not to tailor different offering to different segments and instead produce and sell a standardized product that is targeted at the average customer in that market. Commodity market में आप देखा करें ये एक ही ऑफरिंग होती है, सबके लिए वो की जाती है, और उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट की जाती। तो चीनी, आटा, चावल के केस के अंदर ये है, लेकिन कुछ जगहों पे है वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर एक जर्नल अगर एक देखा जाए तो राइस की अवेलेबिलिटी या चीनी की अवेलेबिलिटी या आटे की अवेलेबिलिटी के अंदर एक वो जनरल मार्केट को वो जो है वो केटर करते हैं। मार्केट की सेगमेंटेशन नहीं, मार्केट की डिवीजन नहीं है, उस तरीके से डिवाइड नहीं किया हुआ मार्केट को। एक ही प्रोडक्ट है कंपनी की और कंपनी उस प्रोडक्ट को ओवरऑल सबके लिए ऑफर कर रही है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप ये डिफरेंशिएट करें कि डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स हैं, और जब डिफरेंट काइंड ऑफ नीड है तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग आप रखेंगे। पहले अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट थी लेकिन आप समझते हैं कि मार्केट की सेगमेंटेशन डिफरेंट तरीके से हुई हुई है और आप डिफरेंट सेगमेंटेशन को डिफरेंट तरीके से केटर करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट के जरिए से, तो फिर आप सेगमेंटेशन जो है वो आप रिकग्नाइज करते हैं डिफरेंस के, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी। और तीसरी अप्रोच ये हो सकती है टारगेट ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ मार्केट सेगमेंट और जस्ट वन become the very best at serving that particular segment. When manager decide to ignore different segment and produce a standardized product for the average consumer, they are pursuing a standardized strategy या standardization strategy. जरा कोक 1990s में एक ही कोक थी, सबके लिए वो थी, तो standardization strategy थी कोक की। तो लेकिन later on आप जब देखते हैं when for example when they decide to serve many segments or even the entire market, producing different offerings for different segments, they are pursuing a segmentation strategy. A segmentation strategy producing different offering for different segments, serving many segments or the entire market. अब कोक ने जब जिस तरह जीरो कोक या डाइट कोक जब इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि पीपल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए प्रेफरेंस
with regard to the calories of their carbonated drink. तो जो सेगमेंटेशन उन्होंने इस बेस पे डाइट कोक और जीरो कोक को इंट्रोड्यूस करवाया। पहले डाइट कोक ज़्यादा रिलेट कर गई थी, देखा गया कि वुमेन की प्रेफरेंस है, तो फिर दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस अ जीरो कोक, जिसमें उनको ये लगा कि ये शायद मेल जो है इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी इन्होंने सेगमेंटेशन की। तो इसका मतलब है सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी जो है कोक ने लेटर ऑन अडॉप्ट की। और तीसरी है फोकस स्ट्रेटजी। व्हेन दे डिसाइड टू सर्व अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेगमेंट और जस्ट वन सेगमेंट, दे आर परसुइंग अ फोकस स्ट्रेटजी। किसी एक खास सेगमेंट ही को फोकस किया जाए, किसी एक खास सेगमेंट ही के अंदर अगर आप अपने उन कस्टमर, उन कंज्यूमर को आप फोकस कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे फोकस स्ट्रेटजी। जिस तरह पोर्शे कार्स हैं, तो उनकी फोकस स्ट्रेटजी है, एक खास सेगमेंट है। जिस तरह रोलेक्स वॉचेस हैं, उनकी एक खास सेगमेंट है जिसको वो केटर करते हैं, तो फोकस स्ट्रेटजी है। ओके जी, अब अगर हम कंपैरिजन करें इन मार्केट सेगमेंटेशन अप्रोच की, तो different approaches to market segmentation have a different implication for cost and revenue. So standardization strategy is typically associated with lower cost than a segmentation strategy. Standardization strategy involves the company producing one basic offering and trying to attain a okay and trying to attain. Sorry, I'll repeat that thing. I just lost the stream of standardization strategy. Standardization strategy is typically associated with lower cost than a segmented strategy. And standardization strategy involves the company producing one basic offering and trying to attain economies of scale by achieving a high volume of sales. जैसे आपको कोक की मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर शुरू में उनका एक यही था कि वो एक प्रोडक्ट बना रहे थे और फिर स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी के अंदर वो उसकी सेल को बढ़ा रहे थे ताकि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें कि जिस तरह एयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जब ये एयरप्लेन बना लेती है, जिस तरह बोइंग है या एयरबस है, तो फिर इनकी कोशिश होती है कि जब जहाज़ इनका बन गया एक मॉडल का और उस जहाज़ की सेल को बढ़ाया जाए ताकि उनकी ओवरऑल कॉस्ट जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके ऊपर आ चुकी है और बाकी चीज़ों के ऊपर उनकी आ गई है, उसको स्प्रेड आउट किया जाए ताकि ओवरऑल उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। ओके जी, फिर है advances in production technology. In contrast, let's talk about segmentation strategy. The segmentation strategy requires that the company customize its product offering to different segments, producing multiple offering, one for each segment, and customization can drive up cost for two reasons. One is the company may sell less of each offering, making it harder to achieve economies of scale, and products targeted at segment at the higher income end of the market may require more function and feature, which can raise the cost of प्रोडक्शन एंड डिलीवरी। तो इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट अगर प्रोडक्ट जिस तरह आप टोयोटा को देखें, टोयोटा की ब्रॉड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है जहाँ डिफरेंट सेगमेंटेशन को वो केटर करते हैं। उनकी गाड़ियाँ जिस तरह कैमरे भी है, हिलक्स भी है और बसेस भी हैं, इसके अलावा उनकी सेडान कार्स भी हैं। तो डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट में उन्होंने सेगमेंटेशन की हुई है और उसकी मुख्तलिफ सेगमेंटेशन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल करते हैं। लेकिन एक और भी तरीका कार है कि इन कंट्रास्ट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी के अंदर अगर कस्टमाइजेशन कर दी जाए, तो कस्टमाइजेशन इज बेसिकली इन्वॉल्व्स रेज इन द प्राइसेस। लेकिन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के एडवांसेस की वजह से और लीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से मैस कस्टमाइजेशन भी हो गई है। मैस कस्टमाइजेशन के अंदर इस तरह की आपके पास असेंबली लाइंस हैं, इस तरह की आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसको बहुत ज़्यादा तब्दील किए बगैर भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के फीचर उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल जो कॉम्पिटेंसी है और जो फैसिलिटी है, उसको ऑल टुगेदर चेंज नहीं करना पड़ेगा अगर आप उसके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट करें। तो इसको हम मैस कस्टमाइजेशन के हवाले से देखते हैं जिसके अंदर कंपनी इस तरह डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाती हैं अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट में। जिस तरह मुख्तलिफ कार्स के अंदर मुख्तलिफ फीचर ऐड ऑन कर पाती हैं, उसके लिए उनको अलहदा कोई नया फैक्ट्री का सेटअप नहीं लगाना पड़ता, बल्कि उसी फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए वो जो है मैस कस्टमाइजेशन करती हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से।
So that creates the production of more product variety without a large cost penalty. Or additionally, by designing products that share common components, some manufacturing companies are able to achieve substantial economies of scale in component production, while still producing a variety of end products aimed at different segments. तो जो component production है उसके अंदर क्योंकि variety उनके पास हो जाती है मुख्तलिफ features को एड ऑन करने के हवाले से, तो इसकी वजह से वो डिफरेंट प्रोडक्ट को जो है वो बना पाते हैं, मुख्तलिफ कार्स को बना पाते हैं और विच कैटर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ए मार्केट सेगमेंट. Okay ji, although standardization strategy may have a lower cost than a segmentation strategy, a segmentation strategy does have one big advantage. It allows the company to capture incremental revenue by customizing its offering to the needs of different group of consumer and thus selling more in total. A company pursuing a standardization strategy where the product is aimed at average consumer may lose sales from customer who desire more functions and features and are prepared to pay more for that. Similarly, it may lose sales from customer who cannot afford to purchase the average product but might enter the market if a more basic offering was available. So कंपनी को ये देखते हुए जब आप स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो उसका फायदा भी है उसका नुकसान भी है. फायदा ये नुकसान ये हो सकता है कि अगर एक पर्सन एड ऑन फीचर चाह रहा है तो वो ऐसी कंपनी की तरफ चला जाएगा जिसकी सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी होगी. और अगर एक कंपनी अगर कोई एक सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी जो कंपनी फॉलो कर रही है अपने प्रोडक्ट के हवाले से और कस्टमर जो है वो चाह रहा है कि उसको बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट मिल जाए तो वो किसी ऐसी कंपनी की तरफ चला जाएगा जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रही होगी. मसलन अगर एक पर्सन है और जो शुगर के मामले में उसकी इस तरह डिफ्रेंसिएशन नहीं क्रिएट करता कि जी हाई क्वालिटी हाई रिफाइंड शुगर हो तो वो एक नॉर्मल शुगर भी ले लेगा यूटिलिटी स्टोर से जाकर खरीद लेगा. या फ्लोर के हवाले से उसका खास नहीं है कि जी वीट फ्लोर हो या फिर खास फ्लोर हो इस मामले में कि ज़्यादा रिफाइंड हो, तो वो आम फ्लोर जो मिल रहा होगा वो कॉस्ट को देखेगा कि कहाँ पैसे कम खर्च हो रहे हैं वो आटा वो ले लेगा या चीनी ले लेगा. लेकिन किसी की खास प्रेफरेंस है और वो चाहता है कि नहीं जी रिफाइंड शुगर हो ब्राउन शुगर हो या रिफाइंड आटा हो या ख़ास जो व्हीट बेस्ड फ्लोर जो चक्की का आटा हो, इस तरह की चीज़ें अगर किसी के ज़हन में होंगी, तो फिर वो डिफरेंट तरीके से उसको कमोडिटी को देखेगा. एनी हाउ तो कॉस्ट और रेवेन्यू का इम्पैक्ट जो है वो फोकस स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा आता है. द कंपनीज आर फॉलोइंग द फोकस स्ट्रैटेजी. The impact of cost and revenue is more subtle. Company that focus on the higher income or higher value end of the market will tend to have a higher cost structure for two reasons. They will have to add feature and function to their product to appeal to the higher income consumer, and this will raise cost. The relatively limited nature of demand associated with serving there's a segment of the market may make it harder to attain economies of scale. अब ये अगर आप कंपनी फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है तो उसका हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर इस वजह से आ जाता है कि आपका जो सेगमेंट है वो एक स्मॉल सेगमेंट है और उस स्मॉल सेगमेंट के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करना कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है. तो फॉर कंपनीज फोकसिंग ऑन द लोअर इनकम एंड ऑफ द मार्केट और ए सेगमेंट दैट डिजायर्ड वैल्यू फॉर कंपनी money, a different calculus comes into play. Such companies tend to produce a more basic offering that is relatively inexpensive to produce and deliver. This may help them to drive their cost structure. ओके जी. सो फोकस स्ट्रेटजी फॉलो करने में दोनों कंपनी फोकस स्ट्रेटजीज को जो फॉलो करती हैं चाहे वो डिफरेंशिएशन के केस में करें चाहे वो जो है लो कॉस्ट के हवाले से करें. अगर लो कॉस्ट के हवाले से करें तो किसी ऐसी मार्केट के अंदर ऐसे सेगमेंट को फोकस करेंगी जहां उनको कोई कॉस्ट का एडवांटेज मिल सके, जहां वो कॉस्ट का एडवांटेज ले सकें और जहां कम कॉस्ट के अंदर वो चीज़ को डिलीवर कर सकें एज कंपेरिजन टू द बिगर कंपनी. तो इसमें हमने आपसे इस सेगमेंट में मैंने आपसे इस मीटिंग में कंपैरिजन और मार्केट सेगमेंटेशन अप्रोचेस को डिस्कस किया है. अब नेक्स्ट में मैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी चॉइसेस और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को आपसे डिस्कस